फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के एथिक्स के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग यूनिट 6 को डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने अपने पिछले 2 वीडियो में कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, इसके साथ ही राइट टू इंफॉर्मेशन है, सिटीजन चार्टर है, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अब देखिए, आज का वीडियो यूनिट 6 के ऊपर आखिरी वीडियो है। इसके बाद हमारी यूनिट 7 बचेगी जो छोटी सी यूनिट है, और यूनिट 8 जो थोड़ी सी बड़ी है जिसके ऊपर 3 से 4 वीडियो आएंगे। इसके बाद जो एथिक्स का हमारा कोर्स सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसके साथ ही एक योजना की मैगजीन है जिसमें बहुत अच्छे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उसको चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। मैं उसको आपको अलग से पढ़ा भी दूंगा। तो वो बेसिकली एथिक्स के ऊपर ही डेडिकेटेड मैगजीन आई थी योजना की, तो उसको भी हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा जो एथिक्स के आंसर राइटिंग कोड से जुड़ी हुई है। तो देखिए, वैसे तो एथिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स को ला सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, इसके साथ ही आपके जो आंसर का डायरेक्शन है वो भी सही नहीं होता है, इसकी वजह से आपके अंक कम रह जाते हैं और जब यूपीएससी की अंतिम लिस्ट आती है तो उसमें आप अपना स्थान नहीं बना पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एथिक्स का एक आंसर राइटिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। सभी आंसर्स वीडियो के फॉर्म में होंगे और इसके पीडीएफ भी अवेलेबल होंगे। तो जो वीडियो होंगे इसमें आपको बताया जाएगा कि आप आंसर किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से अलग अलग जो एंगल हैं उससे आप विचार कर सकते हैं, एनालिसिस को किस तरह से किया जाता है, किसी क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कितने शब्दों में रखा जाता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो जो टोटल 100 वीडियोस आपको दिए जाएंगे, इसमें 60 वीडियोस जो होंगे वो क्वेश्चन से संबंधित होंगे और 40 वीडियोस का संबंध केस स्टडीज से होगा। तो इस तरह से टोटल 100 वीडियोस होंगे, 60 वीडियो आपके क्वेश्चंस के होंगे और साथ में 40 केस स्टडीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके आपको पीडीएफ भी अवेलेबल रहेंगे। अगर आप देखिए कोर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.smarteduacademy.com पर जाकर के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, बैच 1 के जो पहले 50 स्टूडेंट हैं इनके लिए 20% का डिस्काउंट रखा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली एक कूपन दिया गया है आपको स्मार्ट 20। जब आप वेबसाइट के ऊपर कोर्स को परचेज कर रहे हैं तो आप इस स्मार्ट 20 कूपन का यूज़ करके 20% डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर देखिए आपको कोर्स को परचेज करने में कोई समस्या आ रही है तो 7905251328 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कोर्स से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। अब देखिए, आते हैं आज के पहले टॉपिक के ऊपर जो वर्क कल्चर का टॉपिक है। देखिए, जब भी आप किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको एक अलग तरह का अनुभव होता है। मान लीजिए कि आपका फ़ोन खराब हो गया है और आप इस फ़ोन को बनवाने चाहते हैं, तो वहाँ पे जो कस्टमर केयर के ऑफिसर्स हैं वो आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो आपकी समस्या का समाधान कितने अच्छे तरीके से करते हैं, इन सभी से जुड़े हुए आपके अनुभव होते हैं। इसी तरह से जब आप किसी सरकारी विभाग में जाते हैं, मान लीजिए कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ अनुभव होते हैं कि आपका काम कितनी आसानी से हो गया। तो यानी कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है उसके आधार पे आपको अनुभव होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड कैसा है, या ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी समस्याओं का समाधान करने में, आपको सुविधाएं प्रोवाइड करने में कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी कि वर्क कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है तो वो अपनी सर्विसेज को भी अच्छी तरीके से नहीं दे पाएगी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में समझते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन बिलीव्स इन स्पेसिफिक वेज ऑफ इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड फंक्शनिंग। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक विशेष तरीके से इंटरेक्शन करती है, यानी कि जब आपसे उसका विचार विमर्श होता है तो एक विशेष तरीके से वो व्यवहार करती है। उसका जो व्यवहार है, यानी कि आप कह लीजिए जो बिहेवियर है, वो भी एक विशेष तरीके का होता है। जैसे कि अगर आप पुलिस में जाएंगे अपनी कंप्लेंट करने, तो पुलिस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिहेवियर अलग तरह का है। डॉक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो हॉस्पिटल है, उसका बिहेवियर अलग तरह का है। और इसी तरह से सबकी अपनी अपनी एक अलग तरह की फंक्शनिंग होती है। तो यहीं से आता है वर्क कल्चर। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। मान लीजिए 2 पुलिस स्टेशन है आपके घर के आसपास में। एक पुलिस स्टेशन है जहां पर जब आप जाते हैं तो आपसे इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, आपके साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छे तरीके का होता है और जो फंक्शनिंग है वो भी बहुत एफिशिएंट है।
यानी कि मान लीजिए आपको कोई एफआईआर लिखवाना थी, वो तुरंत लिख ली गई, तो आप क्या कहेंगे कि इसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर आप दूसरे पुलिस स्टेशन में गए जहां पे आपका अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो आप कहेंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर खराब है। तो जब आप कहते हैं वर्क कल्चर खराब है, तो आपका मतलब क्या होता है कि आपके साथ सही ढंग से इंटरेक्ट नहीं किया गया, इनका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, और इसके साथ ही इनकी जो फंक्शनिंग है वो भी अच्छी नहीं है। आपको शायद घंटों लाइन में लगे रहना पड़ा। दिस इज इंसिस्टेड एंड समटाइम्स इवन इम्पोज्ड ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संगठन चाहता है कि हम मैक्सिमम इफिशिएंट हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड कर पाएं। तो इसके लिए क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक वर्क कल्चर डिसाइड कर रखा है कि हमारी जो कार्य पद्धति है, या कार्य संस्कृति सही शब्द होगा, कि हमारी कार्य संस्कृति किस तरह की होगी। अब ये बात अलग है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्य संस्कृति है वो प्रैक्टिकली यानी व्यवहारिक रूप से कितनी लागू हो पाती है। दीज इंटरेक्शन बिहेवियर्स कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ये इंटरेक्शन और बिहेवियर वगैरह हैं, यही कह लीजिए सम्मिलित रूप से, समन्वित रूप से ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका कल्चर कैसा है। अब देखिए, थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर डिसाइड कैसे होता है, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वर्क कल्चर का निर्माण होता है। तो पहली चीज है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन को कितना महत्व दिया जाता है और कितना रिस्क लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा इसरो है, देखिए यहाँ पर इनोवेशन पे भी बहुत ध्यान है और खूब रिस्क भी लिया जाता है। जैसे कि चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया, ये सब देखिए किस चीज के एग्जाम्पल हैं। एक तो नवाचार के एग्जाम्पल हैं, और साथ में इनमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ये फेल होते हैं तो बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है। इसके साथ ही कितना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल है, यानी कि जो छोटी छोटी बातें हैं उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रही है, तो इस प्रोजेक्ट की छोटी से छोटी बात के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पुलिस स्टेशन है, तो क्या स्वच्छता से लेके हर छोटी बात के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इससे वर्क कल्चर डिसाइड होता है। इसके साथ ही आउटकम के ऊपर कितना ओरिएंटेड है, यानी कि मान लीजिए जो पुलिस विभाग है, तो पुलिस विभाग का अचीवमेंट क्या रहा, जो काम इन्हें करना था उसमें से कितना % ये पूरा कर पाए, कितने ऐसे केसेस थे जिनको ये सॉल्व कर पाए निर्धारित समय में। इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर विभाग का ध्यान है तो यानी कि वर्क कल्चर अच्छा है, यानी कि जो आउटकम है उसके ऊपर हमेशा ध्यान होना चाहिए। पीपल ओरिएंटेशन होना चाहिए। देखिए, खासकर जो सरकारी विभाग हैं वो तो जनता की सेवा के लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये विभाग जनता का ध्यान रखे, यानी कि जन सेवाओं के प्रति ये हमेशा सतर्क रहे। इसके बाद देखिए फिर आता है टीम ओरिएंटेशन। टीम ओरिएंटेशन मतलब है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जहां पे हर व्यक्ति अपने अपने प्रमोशन के बारे में सोच रहा है, तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कोई बड़े काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जहां पर टीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, टीम भावना से काम होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा आगे बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट टीम है जिसमें हर खिलाड़ी अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है, भले ही टीम का नुकसान हो जाए तो वो जो टीम है कभी जीत नहीं पाएगी। फिर देखिए अगला कैरेक्टर आता है एग्रेसिवनेस, यानी कि कितनी तत्परता के साथ, कितनी तेजी से एम्प्लॉय अपने काम को करते हैं। और आखिरी आता है स्टेबिलिटी। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ फुर्ती भी होना चाहिए, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा ग्रोथ के लिए काम करती रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ के लिए इस तरह से काम करे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कोलैप्स ही हो जाए। अच्छा देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बनाना चाहते हैं तो आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो है कि जो फाउंडर्स हैं, यानी कि जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली है, उनका व्यवहार कैसा है। देखिए जो आपके फाउंडर्स होते हैं वो रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। जैसे कि जो स्टीव जॉब्स थे, उनका जो व्यवहार था उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रोल मॉडल की तरह काम किया। तो कोई भी जो एक सक्सेसफुल नेता होता है, जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, उसका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम लोग टी.एन. शेषन की बात करें तो उन्होंने निर्वाचन आयोग में बहुत ज़्यादा सुधार करके दिखाए, और इसका कारण क्या था कि उनका जो खुद का व्यक्तित्व था वो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रहा था। इसी तरह से रिवार्ड एंड पनिशमेंट,
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आप उसको रिवार्ड दीजिए। कुछ गड़बड़ करता है तो उसकी सैलरी कट वगैरह की जा सकती है, यानी पनिशमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ ही जब आप लोगों को काम पे रख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, उसी तरह के लोगों को आप जॉब दें। जैसे कि आपकी मान लीजिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की है कि आपको लोगों के साथ संवेदनशीलता रखना है, लोगों की समस्या को सुलझाना है, तो आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो दूसरों से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, दूसरों के दुखों को महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह के लोगों को आप काम पर रखिए। और अंतिम रूप से आता है ट्रेनिंग, यानी कि आप ट्रेन कर सकते हैं लोगों को। देखिए, जो हमारा माइंड है उसको किसी भी तरह का बनाया जा सकता है, तो आप जो आपके कर्मचारी हैं उनको लगातार ट्रेंड करते रहिए, ट्रेनिंग देते रहिए कि किस तरह से जनता की सेवा की जाना चाहिए। अब देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है तो इसकी सर्विस डिलीवरी भी बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो सेवाएं इसको जनता को प्रोवाइड करना है बहुत अच्छे ढंग से ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर पाएगी। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी का मापन कैसे करते हैं, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेवाएं दे रही है उसकी गुणवत्ता कैसी है, इस चीज़ का मापन कैसे किया जाए। तो देखिए, एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मान लीजिए जब भी कोई व्यक्ति आएगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तो 10 दिन के अंदर इसका ड्राइविंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड आपने कह दिया 10 दिन। लेकिन फिर देखा जाता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। मान लीजिए एक्चुअल में लग रहे हैं 15 दिन। तो जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है इसमें से जब हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को माइनस कर देते हैं तो क्वालिटी मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे 10 दिन कहा गया था, अगर केवल 7 ही दिन में प्रोवाइड किया जा रहा होता तो क्या होता, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती। 10 दिन कहा था, 10 ही दिन में प्रोवाइड किया जा रहा होता तो जो क्वालिटी कही गई, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया वही होता। पर 10 दिन कहा गया था और 15 दिन में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यानी कि जो क्वालिटी है, जो सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी है वो खराब है। तो इस तरह से हम लोग जो सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी है इसका मापन कर सकते हैं। अब देखिए, वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके आधार पे आप ये जान सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जाने वाली सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी अच्छी है या खराब है। तो पहली चीज आप देख सकते हैं टाइम टेकन, यानी कि सर्विस जो दी गई आपको वो कितने समय में दी गई। मान लीजिए जो सर्विस है वो बहुत कम समय में दे दी गई तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो गुणवत्ता है सर्विस की वो अच्छी है, और अगर बहुत ज़्यादा समय लग गया तो यहाँ पे सर्विस अच्छी नहीं है। दूसरी बात आती है कि कितनी बार एक जो नागरिक है उसको पब्लिक ऑफिस में आना पड़ा। मान लीजिए कि आपने निर्धारित कर दिया है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मैक्सिमम 3 बार केवल ऑफिस में आना पड़ेगा, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। तो अगर 3 की जगह किसी को 6 बार आना पड़ रहा है तो यहाँ पर फिर निश्चित रूप से क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके साथ ही देखिए, गवर्नमेंट अब वर्तमान समय में क्या करती है, आपको हर चीज की जानकारी एसएमएस और मेल के साथ भेजती है। तो कितनी बार व्यक्ति को अलर्ट किया गया किसी बात के लिए, मान लीजिए आपको बैंक में जाकर के और कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं तो बैंक ने आपको कितनी बार एसएमएस भेजा, कितनी बार अलर्ट किया, इसके आधार पर भी आप क्वालिटी का मापन कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो स्टैंडर्ड सेट किए गए उनका कितना पालन हो पाया। मान लीजिए कहा गया था कि 4 दिन में आपको ये सर्विस डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन 4 की जगह 7 दिन लगे या 2 ही दिन में सर्विस डिलीवरी हो गई। इसके आधार पर भी मापन किया जा सकता है, यानी कि आपने जो स्टैंडर्ड था उसका कितना पालन किया। अब देखिए, मान लेते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एक संगठन के हेड हैं और आप चाहते हैं कि आपका संगठन बहुत ही एफिशिएंटली काम करे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। पहली चीज तो है, देखिए यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, इन्हीं 4 फैक्टर पे पूरा आंसर बन जाएगा। पहली चीज है कि कितना टाइम लगेगा, इसको आप निर्धारित कर दीजिए। आपने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 7 दिन के अंदर काम करके दे देगी। दूसरी चीज है, आप ये भी डिसाइड कर दीजिए कि कितनी बार एक व्यक्ति को ऑफिस में आना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए। तो आपने कहा मैक्सिमम एक व्यक्ति को 3 बार ऑफिस आना पड़ेगा। इसके साथ ही आप कितनी बार व्यक्ति को अलर्ट भेजेंगे, तो आपने ये भी बता दिया कि जो भी सर्विस होगी उससे संबंधित अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए है तो आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से लगातार अलर्ट भेजे जाएंगे। और मान लीजिए आपने संख्या निर्धारित कर दी कि एक व्यक्ति को 5 बार अलर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर इन चीज़ों का पालन नहीं हो पाया, समय का या फिर कितनी बार व्यक्ति को आना है, इन चीज़ों का पालन नहीं हो पाया तो व्यक्ति को कितना मुआवजा मिलेगा।
मान लीजिए आपने कहा कि अगर आपका जो 7 दिन में काम नहीं हुआ तो आपकी जो फीस है उसका 10% माफ कर दिया जाएगा मुआवजे के तौर पे। तो इन चीजों को आप सेट कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इसका मूल्यांकन करना होगा कि वास्तव में, देखिए आपने सेट कर दिया इससे कुछ नहीं होता है, आपको ये मूल्यांकन करना होगा कि वास्तव में आप इन लक्ष्यों को कितना पूरा कर पाए, और अंतिम रूप से आपको यह देखना होगा कि जो आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या हैं, और इन कारणों को दूर करना होगा जिससे कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य हैं उनको आप पूरा कर पाएं, और इस तरह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंट हो जाएगी। इसके बाद देखिए एक सेवोत्तम मॉडल है जिससे कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सके। ये सेवोत्तम मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए सेवोत्तम मॉडल के अंतर्गत 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है चार्टर इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नागरिक चार्टर के बारे में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर सेवोत्तम मॉडल में सरकार क्या कह रही है कि जो आपका नागरिक चार्टर है इसको आप लागू करिए। जो घोषणाएं आपने की हैं पब्लिक के सामने कि हम आपको ये सेवाएं प्रोवाइड करेंगे इतने समय में, तो उन चीज़ों को आप करिए। इसके साथ ही जो जनता की समस्याएं हैं उसका आप समाधान करिए, और अंतिम रूप से कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। यानी कि जो आपकी एम्प्लॉई हैं उनकी आप लगातार ट्रेनिंग करवाइए। जो प्रोसेस पुराने पड़ गए हैं उनको आप नए तरीके का बनाइए। अगर देखिए आपसे क्वेश्चन आता है कि जो एक सिविल सर्वेंट है वो किस तरह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकता है, देखिए जो सिविल सर्वेंट है उसका मुख्य काम ही होता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो किस तरह से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? पहली चीज है ऑटोमेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल करिए। सिंगल विंडो सिस्टम जैसे प्रोसेस ले आइए, यानी कि जो प्रोसेस पुराने पड़ गए हैं आप उनको नया कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल जो है आपको पहुंचाना होती है ऑफिस में, तो अब आप इसको अपलोड करने की व्यवस्था कर दीजिए ईमेल वगैरह या वेबसाइट के माध्यम से। इसके साथ ही जो आपका स्टाफ है उसकी लगातार ट्रेनिंग करवाइए। एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनवाइए, यानी कि आपका अगर कोई एम्प्लॉय जो है धीरे काम कर रहा है जिसकी वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र रहे। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने अपना काम सही से नहीं किया तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट की भी व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि उसकी सैलरी कट वगैरह की भी व्यवस्था होना चाहिए। अब देखिए आज का लास्ट टॉपिक है करप्शन। इसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि करप्शन के बारे में हम सभी जानते हैं। तो देखिए जो करप्शन यानी भ्रष्टाचार का चैलेंज है ये 2 रूपों में है। एक तो है सिस्टमैटिक चैलेंज और दूसरा है नॉन सिस्टमैटिक चैलेंज। तो सिस्टमैटिक चैलेंज क्या है? जो हमारे सिस्टम में दिखाई पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी होना, इसीलिए आरटीआई लाया गया है। मोनोपोली होना, मान लीजिए एक कंपनी है उसी के पास सारे अधिकार हैं, तो ऐसे में क्या होता है करप्शन को बढ़ावा मिलता है। जब प्रक्रियाएं बहुत कठिन होती हैं तो ऐसे में फिर आपसे जो ये कठिन प्रक्रियाएं हैं इनको पूरा करने के लिए रिश्वत लेने लगते हैं ऑफिसर्स। और इसके साथ ही मान लीजिए जो भ्रष्टाचार के अपराधी हैं जब उनको सही से दंड नहीं मिल पाता है निर्धारित समय पे, तो इससे भी करप्शन बढ़ता है। नॉन सिस्टमैटिक चैलेंज में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैल्यूज, यानी कि जब मूल्य जो है इनका ह्रास होने लगता है, जब मूल्यों में कमी आने लगती है तो जो करप्शन है इसको बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही जब पॉलिटिशियंस और जो बिजनेसमैन है ये आपस में मिल करके लाभ कमाने लगते हैं तो ऐसे में करप्शन को बढ़ावा मिलता है। जब कैश इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होती है, यानी डिजिटल इकोनॉमी की जगह जब सारी चीज़ें कैश में होती हैं तो भी करप्शन को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए आज हम लोग डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही मान लीजिए कोई विसल ब्लोअर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करता है और उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसकी हत्या की भी जा रही है, तो ऐसे में भी फिर कोई आवाज़ नहीं उठाता है और जो करप्शन है इसको बढ़ावा मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों की यूनिट 6 कंप्लीट होती है और यूनिट 7 जो है ये आपकी थोड़ी सी फिलॉसफिकल टाइप की यूनिट है जिसमें हम लोग एथिक्स के पीछे की जो अलग अलग फिलॉसफी हैं उनको डिस्कस करेंगे।